हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अल्टीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, है ना। किस प्रकार से उनको हम हल करेंगे। जैसा कि आपको पता चल ही गया है कि जो इस बार जो नया पैटर्न आया है इसमें आपको प्री और मेंस एग्ज़ाम दोनों देने हैं, ठीक है। तो आपको एमसीक्यू जो है आपको शॉर्टकट से लगाना तो आना ही चाहिए, साथ में जो है उन क्वेश्चंस को उसके फुल प्रोसेस से कैसे हल करेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आपका तो प्री आपका निकल जाएगा लेकिन मेंस नहीं निकल पाएगा। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे हम आपको दिखा दें। जैसे आप ये देखिए, हमारे पास दिया हुआ है कि जैसे लीनियर इक्वेशन जो है हमारे पास जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर 3 वेरिएबल में दिया हुआ है तो किस प्रकार से इनके हल को हम फाइंड करते हैं, कैसे सोल्यूशन फाइंड करते हैं। जाहिर सी बात, आपके पास 3 केसेस हैं, यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन का। ये हमारे पास 3 केसेस हैं, लेकिन इन सबको क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें बेसिक रूल पता होना अति आवश्यक। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला हमारा था, देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारे पास ये दे रखा हुआ है, इस तरह से और सारे भी क्वेश्चन देखिए, ये सब ये देखिए इस तरह से ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एग्जाम में आपके पीजीटी में आया है क्वेश्चन। देखिए अगला भी क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, रैखिक समीकरण का निकाय दिया हुआ है। तो हमारे पास इसमें पूछा गया है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, है ना। तो इन क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक चीज़ें पता होना अति आवश्यक है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आज हम सारे क्वेश्चन अटेंड करेंगे कि इनको कैसे हल किया जाता है, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। शॉर्टकट भी पढ़ेंगे और इसका प्रोसेस भी पढ़ेंगे, क्योंकि दोनों आना चाहिए ना। अगर प्री निकालने के लिए तो हमें शॉर्टकट जरूरी है, मेंस निकालने के लिए इसका फुल प्रोसेस जरूरी है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप थ्योरी स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन AX = B। आप लोगों ने इसको कहाँ पढ़ा होगा, इंटर में पढ़ा है। ये जो AX = B जो है, ठीक है, ये आपने इंटर में पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो A होता है ये क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है, और B जो है जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनसे बनता है, और X आपका वेरिएबल फॉर्म होता है, यानी XYZ टाइप का, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी होती हैं। देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, AX = B अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो हमारे पास 3 केसेस हैं। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और सोल्यूशन यूनिक होगा। ये आपको याद रखना है कि कंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है, ये भी समझ लीजिए। कंसिस्टेंट का मतलब होता है सोल्यूशन एग्जिस्ट करना। सोल्यूशन अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन होता है, चाहे वो यूनिक हल हो यानी एक हल हो, और चाहे इनफाइनाइट हल हो, दोनों केसेस में हम बोलते हैं कंसिस्टेंट है, ठीक है। इनकंसिस्टेंट क्या होता है, जब सोल्यूशन ना निकले, इसका मतलब नो सोल्यूशन के केस को हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक यूनिक सोल्यूशन की और दूसरी देखिए यहाँ पे लिखा कंसिस्टेंट हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो कंसिस्टेंट 2 ही में होता है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन में देखिए दिया है और एक यूनिक सॉल्यूशन दिया है। इनकंसिस्टेंट किस में देता है, इसमें नो सॉल्यूशन के केस में, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए एक एक चीज करके देखते हैं। तो यहाँ पर अगला टॉपिक देखिए क्या है हमारे पास। इससे पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पर क्या है, ये पीजीटी परीक्षा 2010 में क्वेश्चन आया है। यहाँ पर पूछा गया k के किस मान के लिए 2x - 3y + 2z = a, जो और दूसरा दिया है 5x + 4y - 2z = -3। आगे है x - 13y और प्लस का kz = 9। यहाँ लिखा है एकाकी मान, यहाँ क्या लिखा है, एकाकी मान नहीं है, यानी कि विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसके पहले यहाँ पर आइए और अपनी शर्त को देखिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, समझिए इस चीज़ को। वहाँ पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन कब नहीं होगा, एक चीज़ बताइए हमें। यहाँ पर क्या लिखा, देखिए 3 पॉसिबिलिटी हमारे पास। एक तो डिटर्मिनेंट यहाँ डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट 0 है, इसमें 0 नहीं है। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी किस प्रकार से परिभाषित, इनको देखिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप ये देखिए कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तब तो यूनिक हल दे देगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है
तो यहाँ पर इसके बाद दो चीज़ें निकाली जाती हैं। एक निकाला जाता है एडजॉइंट ए इंटू बी और दूसरा भी सेम वही चीज़ एडजॉइंट ए इंटू बी। ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी होती हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये जीरो आ जाएगा यानी या नल मैट्रिक्स आ जाएगी या इसमें नल मैट्रिक्स नहीं। दो ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। डिटर्मिनेंट अगर डज नॉट इक्वल टू जीरो है तो एक ये केस हो जाएगा, इसमें तो सीधे सीधे हम बोल देंगे यूनिक सोल्यूशन है। अगर डिटर्मिनेंट अगर जीरो आपका आ जाता है तो यहाँ पर हम फिर एडजॉइंट ए इंटू बी निकालेंगे, और अगर ये निकालते हैं और अगर ये भी जीरो आ जाता है तो हम कहते हैं ठीक है कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर ये चीज़ जीरो हो जाए और साथ में इसका एडजॉइंट डॉट बी यानी इंटू बी करते हैं और ये नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो का मतलब नल मैट्रिक्स समझिए, यहाँ पर ओ लिखा है, ये नल मैट्रिक्स है। तो अगर नल मैट्रिक्स आती है तो आपका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, अगर जीरो नहीं है, यहाँ पर जीरो नहीं है तो नो सोल्यूशन केस है। दो ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये तो था बेसिक रूल, ये आपको याद होना चाहिए परमानेंट, तभी क्वेश्चन आप लगा पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब चलिए हमारा क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन में क्या दे रखा हुआ है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यूनिक सोल्यूशन। क्या दिया है? यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, विल नॉट हैव यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन नहीं होना चाहिए। एक बात हमको ये बताइए, हमारे पास डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तभी हमारा यूनिक सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। अगर किसी भी सारणिक या कह मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट अगर हम निकालें और वो नॉन जीरो के बराबर आ जाए तो सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा? यूनिक हो जाएगा। और ये ए क्या है? इनका कोएफिशिएंट से मैट्रिक्स बनती है, वो हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं। ए बराबर क्या बनेगा हमारे पास, देखिए ए बराबर हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी कोएफिशिएंट से यहाँ से आ जाएगा 2 -3 और ये 2 और दूसरा यहाँ से बन जाएगा 5 और ये 4 और ये -2 और यहाँ से देख सकते हो 1 और -13 और ये k, ये हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। अब यहाँ समझिएगा कि डिटर्मिनेंट जो है ए का जो है वो जीरो नहीं होगा तभी यूनिक सोल्यूशन होगा, इतना क्लियर है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि इसका यूनिक सोल्यूशन नहीं है। यूनिक सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बनती है। कौन कौन सी? पहली पॉसिबिलिटी बनती है मेनी सोल्यूशन यानी इनफाइनाइट सोल्यूशन, और अगला बनता है नो सोल्यूशन केस, ठीक है। ये बात समझ में आई। अगर डिटर्मिनेंट यहाँ पे जीरो नहीं आता है तो फिर हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस या तो नो सोल्यूशन केस, ठीक है। अब एक बात हमें ये बताइए, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तभी यूनिक सोल्यूशन देगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा इसका मतलब देखिए यहाँ पे कह रहा है यूनिक सोल्यूशन नहीं है, और यूनिक सोल्यूशन तभी नहीं होगा जब इसका डिटर्मिनेंट जीरो हो गया होगा। इतना तो क्लियर हो गया, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन नहीं तो दो ही पॉसिबिलिटी बची, एक ये वाली और ये वाली। इन दोनों के केस में डिटर्मिनेंट हमारा क्या होता है? जीरो होता है। इस केस में भी हमारा डिटर्मिनेंट जो है ए जीरो होता है। ये प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर हमने नोट कर रखी हो, इसको आप नोट कर लीजिए कि हमने कैसे इसको दिखाया, ठीक है। देखिए इस केस में भी डिटर्मिनेंट ए बराबर जीरो, इस केस में भी हमारा डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जाएगा। यानी कि अगर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो इसका मतलब है 100% कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो हमेशा जीरो होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन की क्या अप्रोच होगी कि हम क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आ गई है इसी को डिटर्मिनेंट निकाल करके बराबर जीरो कर दीजिए। यही आप निकाल करके इसको आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो के का मान मिल जाएगा जिसके लिए इसका सारणिक का मान 0 है। यही इसका आंसर हो जाए, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन ना हो तो के हमें वो चाहिए जिसके लिए इसका सारणिक का मान 0 होगा, ठीक है। तो यही इसका प्रोसेस है। चलिए इसको हम हल कर देते हैं। हल करने क्या प्रोसेस, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे? वही प्रोसेस जो
बेसिक रूल है इसमें। डिटर्मिनेंट तो ऐसे निकाला जाता है, इसको यहाँ से देखिए, डिटर्मिनेंट ए बराबर 0 कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है 2 -3 2 5 4 और ये -2 1 -13 के। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू फाइंड करने के बराबर 0 कर दीजिए, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 0 है ही। तो यहाँ पर के की मान कैसे निकालेंगे, देखिए कुछ सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए अगर आप इसको जोड़ दीजिए तो ये देखिए 0 हो जाता है, यानी हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं, R2 में R1 अगर ऐड करते तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2 -3 2, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 7, यहाँ से हो जाएगा 1, यहाँ से हो जाएगा 0, और ये हमारे पास बचेगा 1 माइनस का 13 और यहाँ से के, इसका यहाँ से 0 कर देंगे। अब इसको ओपन कर दीजिए, C3 के अबाउट ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से 2 बचेगा, इससे होकर रो कॉलम हटा दीजिए। यहाँ से देखिए 13 से 7 को 13 से 91 माइनस का 91 हो जाएगा, और ये माइनस का 1। ठीक है, और अब यहाँ से तो 0 हो जाएगा, के ले लीजिए यहाँ से के, इससे होकर रो कॉलम हटा दीजिए, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा 7 × 21। ठीक है, और बराबर ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ से के की वैल्यू निकालने का तरीका अच्छा है, यहाँ से देखिए, ये देखिए 92 हो जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा के इंटू ये हो गया 23 और बराबर में हो जाएगा 92 प्लस का हो जाएगा और इंटू में 2। ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, देखिए 23 से कट जाएगा, 23 से गुणा 4 बार करिए, 4 बार जाएगा ना, 4 3 बार 4 2 1 9, 4 बार जाएगा, तो के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4 × 2 यानी 8 आंसर आ जाएगा। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 8। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ए आंसर इसका करेक्ट है। इतना समय लग रहा है, समझाने में समय लग रहा है, इसको बहुत फास्ट करना है आपको। ठीक है, आपको समझना है, हमें तो पता है, लेकिन आप कैसे करोगे इसको, ये सारी चीज़ें देखिए हमने यहाँ से इसकी बेसिक परिभाषा इंटर लेवल की चीज़ें थी। इस क्वेश्चन को इंटर लेवल पे, इसका मतलब पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो इंटर लेवल का था। तो ऐसा नहीं है, एलटी ग्रेड में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, टीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है, पीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। तो इन सब में आप ओवरऑल सब कुछ पढ़िए, है ना, सारी चीज़ पढ़िए, कोई चीज़ मत छोड़िए, है ना। जब बड़ा आप पढ़ के चलोगे तो छोटी चीज़ें अपने आप कवर होती चली जाएंगी, तो उसमें ये नहीं रहेगा कि ये चीज़ छूट गई, ये चीज़ रह गई, है ना। तो आपको ये चीज़ जो पढ़ना है, यहाँ पर ये चीज़ रूल आपको याद होना चाहिए, है ना। यहाँ पर सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन Ax = b, इसका सोल्यूशन मैट्रिक्स विधि से हम लोग हल कर रहे हैं। किससे हल कर रहे हैं, मैट्रिक्स विधि से हल कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाएगा तो ये कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन देगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो यहाँ पर हम इसके बाद हमारे पास डाउट आ जाता है कि एक तो कंफर्म हो गया यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, तो यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो दो ही पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, और दूसरा हमारे पास आ जाता है नो सोल्यूशन केस। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी, यहाँ पर निकालेंगे, अगर ये भी 0 आ जाता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, और यहाँ पे नहीं 0 आता है तो नो सोल्यूशन केस। बहुत आसान। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसको आप कहीं नोट कर लीजिए। चलिए अगला देखते हैं, आगे क्या है, ये हमारा हो गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना बीएससी का पार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा है, बीएससी का पार्ट है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। देखिए यहाँ से अब हम लोग जो पढ़ेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन लगभग हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, दिख रहा है क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया है। यहाँ पर लिखा है वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये 3 हमारे पास दे रखे हुए हैं, इनकी वैल्यू निकालनी है। कि यहाँ पर जो कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट शब्द बड़ा अच्छा है, ये शब्द जो कंसिस्टेंट लिखा है यहाँ पे, इसको देखिए, ये कंसिस्टेंट का मतलब होता है सॉल्यूशन होना, सॉल्यूशन सॉल्यूशन होना। ठीक है, अब सॉल्यूशन होना, तो सॉल्यूशन होगा तो 2 तरीके होंगे, कौन कौन से, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई।
ठीक है। इसका सिर्फ इतना ही मतलब है कि इसका जो हल है दो ही पॉसिबिलिटी है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर इतनी हो जाती है कि यहाँ पर हमें नो सॉल्यूशन का केस छोड़ देना है, ठीक है। तो अब ये हम कैसे करेंगे, इसका होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट होता है, रैंक निकालते हैं वहाँ पर, है ना। तो रैंक से कन्वर्ट करते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की और एक की रैंक निकालते हैं, उसमें तुलना की जाती है वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल में। कैसे तुलना की जाती है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आप पहले सारे क्वेश्चन देखिए, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ये देखिए अगला भी क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी पीजीटी परीक्षा 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सेम क्वेश्चन दो तरीके के यहाँ पूछे गए, देखिए सेम है। इसको देखिए यहाँ पर, इसको देखिए ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर लिखा हैव ए सॉल्यूशन। हैव ए सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, वही मतलब हुआ जो वहाँ पे कंसिस्टेंट लिखा हुआ था, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमें कंसिस्टेंसी देखनी है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन की और यूनिक सॉल्यूशन की, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये भी क्वेश्चन देखिए पीजीटी परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है ये। रैखिक समीकरणों के निकाय, हमारे पास ये 3 समीकरण दे रखे हुए हैं। इसमें भी वही चीज़ है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का केस है। तो नो सॉल्यूशन इसमें हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट दिए हैं, तो 4 में से कौन सा हल होगा, इसको भी हम लगा करके बिल्कुल उसी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से देखेंगे, ठीक है। और भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, ये देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन सेम है। इसका सोल्यूशन चेक करना है, तो सोल्यूशन चेक करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसमें रख दो, रख करके चेक कर लो, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमारा आंसर आ जाता है, बहुत आसान है। लेकिन अगर मेंस में क्वेश्चन अगर ये आ जाए तो मेंस के लिए फिर दिक्कत हो जाएगी। मेंस में आपको सॉल्व करना आना चाहिए, उसमें तरीका होता है एक ax = b, है ना। ax बराबर b करेंगे, फिर x बराबर हो जाएगा हमारे पास a इनवर्स b। अब यहाँ पर हमें a इनवर्स निकालना आना चाहिए, अब उसके बाद b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर कंपेयर करके x y z की वैल्यू निकालते हैं। ये तो इसका हो गया फुल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर इस आंसर टिक करना है, कैसे टिक करेंगे, रख करके चेक कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। और भी देखिए क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ लिखा है कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन दे रखे। कोई ना हल होने का प्रतिबंध क्या है, ये भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा टीजीटी परीक्षा 2009 का है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल वही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लगने वाला क्वेश्चन है। तो अब इस बार टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, 9 में पूछा गया। और भी देखिए, ये देख लीजिए, ये पीजीटी परीक्षा 2004 का क्वेश्चन है, सेम वहाँ पर दिया है। यहाँ शर्त पूछी गई है कि क्या शर्त होगी, इसमें से क्या है यहाँ पर, कंसिस्टेंट। फिर वही चीज़ आ गई, कंसिस्टेंट का मतलब होता है हल होना। हल होने की क्या शर्त होगी, इसमें क्या ए और बी, ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अगला भी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही, फिर से वही कंसिस्टेंट इनकॉन्सिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन का केस है। नो सोल्यूशन का केस है तो हम उसको कैसे हल करेंगे, ये भी हम देखेंगे, फुल प्रोसेस से भी और लॉन्ग प्रोसेस से, इस शॉर्टकट से भी देखेंगे। चलिए इसके बाद हमारे पास देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट है। ये हमारा आइगन वैल्यू है, इसकी पूरी डेफिनेशन हमने यहाँ पर रखी हुई है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर एक एक चीज़ करके सीखेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम इसी को सीखते हैं। हमारा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ax बराबर b। अगर हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, तो नॉन होमोजीनियस, ये जो शब्द लिखा है इसको समझिएगा। नॉन होमोजीनियस किसे कहते हैं, देखो एक होता है होमोजीनियस, एक होता है नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस क्या डिफरेंस है, जैसे आपका समीकरण हम देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखते हैं, 2x + 4y + 3z बराबर 2, 6x + y + 7z बराबर 5, x + y + z बराबर दिया है 3। इसको आप देखिए, इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हमारा नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब ये होता है
कि प्रत्येक पद की जो डिग्री है वो सेम होनी चाहिए। जैसे इस पद की डिग्री 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इधर कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री 0 है, तो यहाँ पर हर पद की डिग्री सेम नहीं है, तो ये हमारा होमोजीनियस नहीं होगा। तो डायरेक्ट पकड़ने का तरीका ये होगा कि अगर राइट साइड में अगर सारे एलिमेंट 0 हो, ये वाले अगर ये सारे 0 हो जाएंगे तो ये हमारा फिर बन जाएगा होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? होमोजीनियस बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर 2, 5, 3 है, तो ये हमारा कौन सा होगा? ये हमारा नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगा। तो इस लैंग्वेज से आप इतना समझोगे कि होमोजीनियस है एक और एक है नॉन होमोजीनियस। तो इतना आप समझिए कि अगर सारे एलिमेंट राइट साइड के 0 हो गए तो होमोजीनियस बन गया। होमोजीनियस इसलिए बन गया क्योंकि हमारे पास इधर कोई टर्म ही नहीं रहा, तो इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1 और इधर हमारा सारा का सारा 0 हो गया, तो ये हमारा होमोजीनियस बन जाता है। अभी ये हमारा ये जो लिखा हुआ है ये नॉन होमोजीनियस का पार्ट है क्योंकि हमारे राइट साइड में 0 सारे नहीं। ठीक है, तो ये रही हमारी होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब टॉपिक है हमारा, लिखा है सिस्टम इज कॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट, हैज नो सॉल्यूशन। एक बात तो क्लियर है, जाहिर सी बात है, यहाँ पर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी? एक है यहाँ पर नो सॉल्यूशन का, देखिए नो सॉल्यूशन यहाँ लिया है, नो सॉल्यूशन, और दूसरा है यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। 3 ही पॉसिबिलिटी है ना। इन तीनों पॉसिबिलिटी को हम समझते हैं, क्या इसमें है क्या नहीं है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है नो सॉल्यूशन के केस में इनकॉन्सिस्टेंट, यानी सॉल्यूशन जब होगा नहीं तो इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। यूनिक सॉल्यूशन के केस में यहाँ लिखिए कॉन्सिस्टेंट लिखा है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में यहाँ कॉन्सिस्टेंट लिखा है। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन होना ही कॉन्सिस्टेंट होता है, ये हम पहले पीछे बता चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात ये लिखिए, रैंक सी जो है वो डज नॉट इक्वल टू रैंक ए है, यानी इन दोनों की रैंक बराबर होगी तभी हमारा नो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट होगा। अगर ये दोनों बराबर है, देखिए रैंक सी बराबर रैंक ऑफ ए, ठीक है, जब इन दोनों की रैंक अगर बराबर हो जाएगी और ये बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ अननोन्स, मतलब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 3 समीकरण दे रखे तो वहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स 3 थे ना, तो ये अननोन की वैल्यू बात कर रहा है एक्स वाई जेड की, उनकी संख्या 3 है, तो यहाँ 3 वैल्यू काउंट की जाएगी। अभी आपको ये रैंक और रैंक सी नहीं समझ में आ रहा, अभी क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आप वहाँ से समझ लीजिएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगला केस है रैंक ऑफ सी बराबर है रैंक ऑफ ए, और ये चीज़ दोनों बराबर हो और इसकी संख्या नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए यानी घट जाए, तो ये केस हमारा किसका हो जाएगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर है, यानी कि हमारे पास देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, आप ये समझिए, अगर मेरे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा है ax बराबर b, ये लिखा हुआ है, तो जो C है उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, उसको लिखा जाता है A सेमीकोलन, यहाँ पे लिखा जाएगा आपका B। ठीक है, ये मैट्रिक्स होती है C बराबर, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब रही बात यहाँ पर देखिए, तुलना जब भी की जाएगी C की और A से चलेगी। ठीक है, इस C से और A से, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जो रैंक ऑफ C है वो बराबर नहीं है रैंक ऑफ A के, तो ये सीधे सीधे यहाँ पर बोला जाएगा इस स्थिति में नो सॉल्यूशन। क्या बोला जाएगा? नो सॉल्यूशन इस केस में। अब बात बची यहाँ पर दूसरा केस यह बचा, रैंक ऑफ C बराबर है रैंक ऑफ ए के। ठीक है, यानी देखो एक चीज आप जान लो, ऐसे समझो, रैंक ऑफ सी बराबर नहीं है रैंक ऑफ ए के, तो नो सॉल्यूशन, और रैंक ऑफ सी बराबर है रैंक ऑफ ए के, तो सॉल्यूशन का देखो एक चीज आप समझो, सॉल्यूशन की 3 ही पॉसिबिलिटी होती है। नो सॉल्यूशन पहला है नो सॉल्यूशन, ठीक है, और अगला है यूनिक सॉल्यूशन, और तीसरा केस है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, ये 3 ही पॉसिबिलिटी, 1, 2 और 3। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब ये डज नॉट इक्वल हो गए दोनों, तो नो सॉल्यूशन का हो गया।
और अगर ये दोनों बराबर है तो हमारे पास दो ही तो केस हैं, कौन कौन सा? नो सोल्यूशन तो ये चला गया इसमें, तो बचे हमारे पास यूनिक सोल्यूशन का और एक बचा है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। तो यहाँ पर जब ये दोनों बराबर हो जाए तो यहाँ से बाद में तुलना करेंगे कि रैंक सी बराबर है रैंक ए के, और ये बराबर हो जाए एन यानी नंबर ऑफ अननोन्स के, तो ये हो जाता है, ये यूनिक सॉल्यूशन का केस आ जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे यहाँ पर देखिए रैंक सी बराबर है रैंक ए बराबर है एन के, बराबर नहीं, कम कर लेस कर दीजिए, ये चीज़ अगर हो जाए, देखिए यहाँ पर ये दोनों शुरू तो बराबर रहेंगे, अगर वो बराबर नंबर ऑफ अननोन्स के हो गया तो ये चीज़ यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगी। अगर ये दोनों बराबर हैं और एन से छोटा है यानी नंबर ऑफ अननोन से कम है, तो फिर ये हमारा कौन सा केस हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो समझ में आ गई होगी बात, इसको आपको रटना है और समझना भी है कैसे। अब हम एक एक क्वेश्चन करके लगाएंगे तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अभी आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा इससे संबंधित ये क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे हल करते हैं। क्या लिखा है? वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस इज कंसिस्टेंट आर गिवन। ठीक है, सबसे पहले हम इसको हल करते हैं अपने बेसिक कॉन्सेप्ट से, देखते हैं कैसे हल करते हैं। जो अभी हमने थ्योरी पढ़ी है उस थ्योरी का कैसे इस्तेमाल करते हैं वो हम सीखते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास क्या दे रखा है। वो पहले ये बताइए हमारे पास यहाँ a बराबर क्या है। यहाँ पर a बराबर हमारे पास है, देखिए 1 1 1, देख कोफिशिएंट लेना है। यहाँ पर x का 1 है, y का 1 है, z का 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 1 1, और यहाँ देखिए 1 2 4 1 2 और ये 4। ठीक है, यहाँ से देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ y का है 4 और यहाँ z का है 10। इतना क्लियर हो गया। चलिए b की भी वैल्यू बता दीजिए, हमारे पास क्या है? b की वैल्यू यहाँ पर दे रखी हुई है 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर, 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर। ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं, ऑगमेंटेड ठीक है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब c बराबर होता है उसको हम लोग लिखते हैं a सेमीकोलन और b। ये लिखने का पैटर्न है, रखते कैसे उसको हम समझ लेते हैं। चलिए यहाँ पर हमारे पास a बराबर क्या है? 1 1 1 1 1 1 और यह 1 2 4, फिर 1 4 10 1 4 और ये हमारे पास 10 आ गया। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा दीजिए और यहाँ है 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अगर ये मान लीजिए, देखिए यहाँ पर हम पूरा प्रोसेस यूज कर रहे हैं, आप पेपर में भी आप इसको, अगर मेंस में आ जाए तो मेंस में भी आप इसको कर सकते हैं इस पैटर्न से। ठीक है, अब ये क्वेश्चन टीजीटी का आया था तो उसको हमने दिखाया था आपको। चलिए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे करना क्या है, रैंक कैसे बनाई जाती है। देखिए एक रूल मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान देखिए। क्या करते हैं हम यहाँ पर, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है वो नॉन जीरो, पहला एलिमेंट नॉन जीरो हो, उसके बाद उसके नीचे वाले एलिमेंट को हम लोग जीरो बनाएंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ का एलिमेंट क्या करेंगे, यहाँ पर नॉन जीरो बनाएंगे या फिर कोशिश करेंगे ये 1 बन जाए और 1 के बाद फिर हम उसके नीचे वाले को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सिंपल सा ये है। पहले यहाँ पर देखिए, इसको सेम ऐसे समझिए, जैसे मेरे पास 3x3 कोई मैट्रिक्स दे रखी हुई 1 2 3 1 4 6 1 3 9 ऐसा कोई है। तो पहले क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको जीरो बनाएंगे, ये जीरो हो जाएगा। और जब ये जीरो हो जाएगा फिर इससे फिर हम ये जीरो बना देंगे, ये भी जीरो हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसका इस्तेमाल करते हुए फिर इसको जीरो बना देंगे, क्योंकि जब हम R2 का R3 में ऑपरेशन करेंगे तो ऑलरेडी जीरो रहेंगे, दिन पर कोई असर नहीं पड़ेंगे। तो इसके बाद हम इनको जीरो बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। लास्ट में इतना करने में आपको रैंक पता चल जाएगी। रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन
0 रोज ये होती है। ठीक है, तो पहले हम एक एक क्वेश्चन, जब तक हम 4-5 क्वेश्चन लगाएंगे नहीं, आपको कितना भी हम परिभाषा समझा दें समझ में आएगा भी और बाहर भी चला जाएगा। तो एक एक चीज हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑपरेशन जो ऑपरेशन लगाएंगे हम यहाँ पर नोट भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1, देखिए यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है, तो हम इसको 0 बनाएंगे, तो इसको डायरेक्ट इसमें घटा देते हैं। यहाँ पर घटाएंगे, क्या कैसे घटा रहे हैं, देखिए यहाँ से R2 बदल रहे हैं, R2 में R1 को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। ठीक है, R2 में, तो यहाँ घटा देंगे, क्या बचेगा चलिए बताइए। पहले तो आप पहली रो को उतार दीजिए, 1 1 1 और ये 1 घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। 1 घटा देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ घटा देंगे 3 हो जाएगा ये, उसके बाद यहाँ घटा देंगे तो अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप थोड़ा सा ये देखिए, इसके ये 0 हो गया तो ये भी तो 0 किया जा सकता है ये वाला एलिमेंट, और ये वाला एलिमेंट कैसे हो जाएगा, R1 को अगर R3 में घटा दें, यानी साथ में एक ऑपरेशन वो लगा रहे हैं, R3 में R1 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो देखिए रिजल्ट क्या आता है, ये हमारा 0 हो जाएगा, इसको घटा देंगे तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और ये घटा देंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, और यहाँ से इसको घटा देंगे तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। देखो इसको हमने क्या किया, 1 बनाना था तो 1 बना ही पहले से बना था, तो इसको हम सीधे इसमें घटाया, 0 हो गया, उसके बाद इसको इसमें घटा दिया, 0 हो गया। तो मतलब 1 के नीचे के दोनों 0 कर देना है, पहला इसको 1 बनाना है, उसके दोनों को नीचे 0 कर देना है। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वही सेम यहाँ का एलिमेंट उठाएंगे। देखिए डायगोनल चलता है, डायगोनल, तो डायगोनल का यहाँ 1 बनाएंगे इसको, तो 1 बना है तो बनाने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद उसके नीचे वाले को 0 बनाएंगे, उसी प्रकार से जैसे यहाँ पे हमने 0 बनाया। तो जैसे यहाँ पे 3 दिख रहा है, तो 3 0 कैसे होगा, R2 को 3 से गुणा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऑपरेशन हम लगाएंगे, देखिए बहुत आसान मेथड है, इतना आसान है केवल समझाने में समय लग रहा है, बाकी बहुत आसान है। इसको देखो कैसे करते हैं, आगे देखो, इतना बाकी सारी चीज़ें नोट कर लीजिए। ऑपरेशन हम यहाँ लिख देते हैं, ऑपरेशन हमारा है R3 में R2 को माइनस करेंगे, लेकिन कितने गुना, यहाँ पर देखिए 3 गुना यानी 3R2 घटा देंगे R3 में। ठीक है, चलिए यहाँ पे 1 1 1 सेमीकोलन 1 हो गया, तो ये हमारा 0 1 3 ये हो गया अल्फा माइनस 1। अब इसको घटाइए, इसको 3 से गुणा करिए, तो 0 को 3 से गुणा करेंगे 0 होगा, कोई मतलब नहीं, 3 से गुणा किया, 3 घटा दिया 0, ये 3 तरफ का 9, 9 में 9 गया 0, और फिर इसका 3 से गुणा करिए, इसको 3 से गुणा करके घटाइए, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 पहले से है। देखिए हम यहाँ पे करते हैं डायरेक्ट, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 हमारे पास, इसको 3 से गुणा करेंगे तो माइनस 3 और ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा माइनस 1। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 3 अल्फा और प्लस का 3, तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये माइनस का 3 अल्फा और प्लस का 2। तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको दिखा दीजिए, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर घटाने के बाद आए अल्फा स्क्वायर और ये माइनस का 3 अल्फा और प्लस का 2, इतना आ गया हमारे पास रिजल्ट। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब यह देखिए, अब इतना रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को देखने के बाद आप ये हमें बताइए, ये किसकी रैंक, ये क्या है, सी है। सी का मतलब ये आप ये कह सकते हो, ये ए और बी दोनों यूज किया गया इसमें, और यही सी है। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला क्या गया है उसको हम समझते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या गया है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ बोला गया है कि ये जो है कंसिस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो आप ये देख के बताइए हमें, ये जो रिजल्ट हमारे पास आया है, इधर देखिए, इसमें ये वाला शुरू वाला ए है, ये इतना हमारा, देखो ये पहले लिखा ना, ये हमारा ए है, इतना हमारा ए है, ये वाला इतना पोर्शन हमारा ए है। ठीक है, ये वाला
और ए की रैंक कितनी दे रही है यहाँ पर देखो, ए की रैंक दे रहे 2। कैसे पता चल रहा है? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो मतलब ऐसी कितनी पंक्तियां जो नॉन जीरो है। एक पहले ये दिख रही है, दूसरी, इसमें तो तीनों जीरो हैं, तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है। ठीक है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इससे तो क्लियर है रैंक ए कितनी है। रैंक ए जो है, रैंक ऑफ ए कह लो या रैंक ए कह लो, रैंक ऑफ ए बराबर है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, वो बराबर है 2 के। ये तो समझाने में समय लग रहा है, बाकी क्वेश्चन में बहुत बड़ा नहीं है। रैंक ए जो कितनी आ गई, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो बराबर 2 आ गया है। यहाँ पर इसमें 2 आ गए क्योंकि इस ए को देखिए, क्योंकि ए पहले लिखा है, इसमें 1 और 2 ही रो ऐसी हैं जो नॉन जीरो है। और सी की रैंक कैसे देखेंगे, तो सी तो हमारा यहाँ से लेकर ये पूरा है, सी ये यहाँ से लेकर ये सी पूरा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है, देखिए 1 2 और ये 3, 1 2 3। अगर हम आपसे कहें इसकी रैंक 3 कब होगी, जब ये जो हमारा ये जो एलिमेंट है ये 0 ना हो, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो इसके सारे 0 हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 ही बचेंगे, 1 और 2। तो अगर ये नहीं 0 होगा तो इसकी रैंक 3 हो जाएगी, और ए की रैंक 2 है, तो रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। जब ऐसा हो जाता है तो ये हमने यहाँ पे पढ़ रखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, रैंक ऑफ सी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए। ये नो सोल्यूशन का केस है। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया हमसे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया, इसको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका सोल्यूशन होना चाहिए, सोल्यूशन होना चाहिए। तो रैंक 2 है, तो रैंक सी की रैंक कितनी होनी चाहिए कि सोल्यूशन होगा, क्योंकि सोल्यूशन होने के लिए 2 ही केस पॉसिबल, रैंक ए बराबर रैंक सी, है ना। एक उसमें होता है यूनिक सोल्यूशन, एक होता है नो सोल्यूशन केस। तो इतना तो हमको रैंक ए को रैंक सी के बराबर करना है, तो इसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 होनी चाहिए। तो 2 कब होंगी नंबर ऑफ नॉन जीरो, पहली रो और ये दूसरी रो, और तीसरी रो को सारे एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो सारे एलिमेंट 0 कब होंगे, जब अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको क्या करना पड़ेगा, रैंक 2 के लिए, यानी सी की रैंक को 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो लिखा है अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका फैक्टर करेंगे तो अल्फा माइनस 1 और अल्फा माइनस 2 आएगा। तो इसको हल करेंगे तो एक अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ से आ रही 1 और आ रही 2। तो हमारे पास आंसर यहाँ देखिए 2 रखा, 1 और ये 2। ठीक है, तो किस तरह से देखिए हमने समझाया इसको, देख सकते हो। एक हमारे पास ये इसका प्रोसेस था, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास था, ठीक है, ये क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन बोला गया था कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट के लिए रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी होना पड़ेगा, क्योंकि परिभाषा देखिए हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए कंसिस्टेंट के 2 केस हैं, दोनों केस में क्या है, रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए, दोनों चीज बराबर है ना। और यहाँ पर लिखा है अगर इन दोनों की रैंक बराबर हो, नंबर ऑफ अननोन से कम हो जाए, तो क्या केसेस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। तो अगर यहाँ पे बात की जाए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ रैंक जो हमारे पास ए की रैंक आई है वो 2 आई है, और रैंक सी की भी हमारी 2 आ रही इस केसेस में सोल्यूशन होने के लिए। तो और ये दोनों रैंक जो नंबर ऑफ अननोन इसमें 3 है, जो कि 3 जो है 2 से तुलना की जाए तो 2 कम हो गया, यानी रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ सी, यानी क्या निकल के आया यहाँ से निकल के आया रैंक ऑफ सी बराबर रैंक ऑफ ए, वो किसके बराबर है, 2 के ना, रैंक सी और रैंक ए वो 2 के बराबर है। और ये चीज लेस है किसके, नंबर ऑफ अननोन्स,
और वो कितने हैं, 3 है, क्योंकि नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, 3 है, एक x दूसरा y तीसरा z, हमारे पास 3 अननोन थे। तो इसका मतलब है इस केस में कॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट भी होगा, लेकिन कॉन्सिस्टेंट के 2 केस हैं, एक यूनिक सोल्यूशन एक नो सोल्यूशन का, इनफाइनाइट सोल्यूशन का। तो ये केसेस कौन सा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का। कौन सा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। अगर इसमें आगे ये पूछ लेता कि अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए, अल्फा के किन मानों के लिए हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो क्वेश्चन था हमारा ये इसमें पूछता कि अल्फा के किन मानों के लिए हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट भी होगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, तो इसका सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, यही सीधे अल्फा की वैल्यू 1 और 2 हो जाती है। ठीक है, तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, किस तरह से लगाया है। देखिए इतना बड़ा प्रोसेस था, इस प्रोसेस को हम लोग, देखिए ये तो हो गया लॉन्ग प्रोसेस, इसको लगाने का तरीका हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से लगाया, लेकिन इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट का क्या पैटर्न है, उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे वो भी हम समझ लें, है ना, वो भी हम देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसका शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं। तो पहले तो हमारे पास समीकरण होने चाहिए। समीकरण क्या है, देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दे रखा हुआ है, उसका देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या दे रखा हुआ है, 1 दे रखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा समीकरण है x प्लस 2y प्लस 4, x प्लस 2y प्लस 4z, x 2y प्लस 4z बराबर अल्फा, अगला है अल्फा स्क्वायर। ठीक है, तो समीकरण देखो अगला क्या है, यहाँ लिखा x प्लस 4y प्लस 10z, 4y प्लस 10z, 4y प्लस 10z, ये हो गया x प्लस, ये हमारे पास दिया है, 3 समीकरण दे रखे हुए हैं। अब इसको शॉर्टकट पैटर्न से कैसे हम हल करेंगे, बड़ा क्वेश्चन। ठीक है, शॉर्टकट पैटर्न से कैसे करेंगे, एक बात बताइए हमें, क्वेश्चन में बोला गया है कंसिस्टेंट, क्या बोला गया है, कंसिस्टेंट बोला गया है। तो यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, यहां पर अगर डिटर्मिनेंट इसका नॉन जीरो होता, इसका जो हमारे पास दिया है 1x प्लस वाई प्लस जेड, इसके कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते, और इसका जो डिटर्मिनेंट है, और अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो इसका सीधे हम बोल देते इसका यूनिक सोल्यूशन होगा, अल्फा पर डिपेंड ही नहीं करता। क्यों, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ जाता तो यूनिक सोल्यूशन है, तो हमारा जो दाहिनी तरफ 1 अल्फा और अल्फा स्क्वायर लिखा, उसका कोई लेना देना ही नहीं था। क्वेश्चन समझिए हमारा क्या कहता है, यहाँ पर ये चीज समझ लीजिए, बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ कि अगर ए का डिटर्मिनेंट अगर शून्य हो जाता तो फिर हम अगले स्टेप पे जाते, अगर ये शून्य नहीं होता तो यहीं से हम बोल देते तो इसका सोल्यूशन यूनिक होगा। अल्फा से कोई मतलब नहीं, अल्फा कुछ भी हो जाता, अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करता। लेकिन और इतना तो क्लियर हो गया कि इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे 0 हुआ, उसको देखिए। यहाँ पे ए का जो इसका डिटर्मिनेंट है वो देखिए क्या आता है, 0 होगा। ये देखिए पक्का 100% निकालने से पहले मैं बता रहा हूँ, जब तक ये सब चीजें जानोगे नहीं तो शॉर्टकट आप लगा नहीं पाओगे। ठीक है, लगा के देखिए, इसका 1 1 1 इसको घटा दीजिए, 0 1 3 और फिर इसको इसमें घटा दीजिए, ये 0 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये यहाँ से आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए, ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 9 क्या 0। ये हमने पहले ही बोला था डिटर्मिनेंट 0, पहले ही बोला था, क्योंकि अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो जाता, सपोज करिए इसका डिटर्मिनेंट यहाँ पे अगर आ जाता 4, भाई पेपर में गलतियाँ क्यों होती हैं, क्यों आपको क्वेश्चन नया आ जाता तो उसमें दिक्कत हो जाती, क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें नहीं पता है। एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके शॉर्टकट पकड़ लिया और लगा दिया, हो गया। शॉर्टकट तो तब लगाते हैं जब उसका फुल प्रोसेस पता होता है। जब तक आपको फुल प्रोसेस नहीं पता है, शॉर्टकट आपको समझ में आने वाला नहीं है, शॉर्टकट आप भूल जाओगे। शॉर्टकट तभी लगता है जब आपको फुल प्रोसेस पता होता है।
इसके आगे की अप्रोच मैं बता रहा हूँ, समझोगे कैसे। नई चीज़ अगर आ जाए तो क्या करोगे। सपोज करिए इसका डिटरमिनेंट 0 ना था 4 आता है, यानी डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता। तो यही बात तो हम बोल रहे हैं आपको कि ये जो हमारे पास दे रखा हुआ है, ये हमारे पास ये क्वेश्चन जो दे रखा हुआ है, इसमें पूछा गया है अल्फा के किस मान के लिए ना, फॉर वैल्यू ऑफ अल्फा का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए कंसिस्टेंट होगा। तो इस यहाँ पर ऑप्शन एक जरूर होता, अल्फा का कोई भी मान हो, अल्फा पे इंडिपेंडेंट है, अल्फा पे इंडिपेंडेंट है, अल्फा इज ए रियल नंबर, अल्फा कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं, ये हमेशा कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन देगा, ठीक है। लेकिन ऐसा था नहीं क्वेश्चन, ये तो हम एज्यूम कर रहे हैं। ये बात हमने आपको समझाई, अभी समझाई कि ये ऐसा क्यों हुआ इसमें, कि ये 0 क्यों आ गया, क्योंकि ये हम लगाने से पहले हमको पता चल गया था, क्योंकि अल्फा की कंडीशन पूछ रहे हैं। इसका मतलब यही है कि ये हलवा वाला क्वेश्चन होगा नहीं कि सीधे डिटरमिनेंट बराबर 0 कर दिया होगा, लेकिन घुमाकर पूछ सकते हैं, है ना। तो पूछना तो था नहीं इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या करना है। अब हम क्या करेंगे, रूल क्या है, रूल क्या है। अब एक बात बताइए, यूनिक सोल्यूशन तो है नहीं, यूनिक सोल्यूशन तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन तो नहीं। अब हमारे पास क्वेश्चन में कहा गया कंसिस्टेंट होना चाहिए, इसमें बोला गया अल्फा के कौन से मान के लिए कंसिस्टेंट है। तो एक बात बताइए, यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो बचा कौन सा ऐसा केस जिसमें कंसिस्टेंट भी हो और हल भी। एक ही बचा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बचा, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्या बचा, इनफाइनाइट सोल्यूशन बचा। इनफाइनाइट सोल्यूशन बचा, इसका मतलब ये होगा कि इसके हल 100% इनफाइनाइट होंगे, इसको बिना हल किए हुए हम समझ रहे हैं। यहाँ पर इनफाइनाइट का केस बचा, क्यों, क्योंकि ये यूनिक हल नहीं है। तो केसेस हमसे पूछ रहे हैं अल्फा का ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए हमारा इनफाइनाइट हल होगा, है ना। तो इनफाइनाइट हल होगा तो कैसे करेंगे, इसका क्या प्रोसेस है। देखिए अल्फा की वैल्यू कैसे निकालते हैं, यही ट्रिक है, ये तो हम समझा रहे हैं, बाकी तो ये हम ऐसे देख कर ही उड़ा देते हैं। आप भी ऐसे करिएगा, कैसे कर रहे हैं पहले आप उसको बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़िएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, z बराबर 0 पुट कर दो। क्या करो, z बराबर 0 पुट करो। z बराबर 0 पुट करोगे तो समीकरण क्या बनेगा, x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा बना x प्लस 2y बराबर, यहाँ से क्या बचा, बना यहाँ से देखिए यहाँ से अल्फा, और दूसरा बचा x प्लस 4y बराबर यहाँ से अल्फा स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास 3 समीकरण आ गए। अब हम देखो क्या करें, z बराबर 0 पुट कर दिया। ये हम रफ में करते हैं, ये तो ओरली करते हैं, सब ऐसे बता रहे हैं, ये ओरली कर दिया जाता है। फटाक से उतारिए, z बराबर 2 हल करिए, सीधे तीसरे में रख दीजिए। करेंगे क्या, कोई भी 2 समीकरण ले लीजिए, हल कर लीजिए, तीसरे में रख दीजिए, वो सेटिस्फाई करेगा, तभी इनफाइनाइट हल होगा। इनफाइनाइट का रूल यही है कि z बराबर हम कुछ भी चॉइस कर सकते हैं, इन तीनों में, तीनों वेरिएबल एक को कांस्टेंट ले करके बाकी 2 को हल किया जा सकता है। तो हमने एक z बराबर 0 ले लिया है, z ले लो 0, आप चाहे तो x 0 ले लो, आप चाहो तो y 0 ले लो, जो आपको अच्छा लगे वो 0 ले लो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पहले और दूसरे और तीसरे 3 समीकरण है, तो पहले दूसरे को हल करते हैं। तो पहले दूसरे को हल करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे में यानी सेकंड वाले में सेकंड माइनस कर दे रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट। सेकंड में फर्स्ट माइनस कर दोगे तो ये एक्सेस कट जाएगा, तो यहाँ से 2i माइनस वाई वाई आ जाएगा, यहाँ से अल्फा माइनस 1 आ जाएगा। अब इस अल्फा माइनस 1 की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो दूसरी तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 2 माइनस अल्फा। रख के निकाल लीजिए, आपको पास 2 वैल्यू आ गई। अब x और y की वैल्यू आप कहाँ रख दोगे, तीसरे समीकरण। देखो जिन 2 को हल करोगे, जो भी हल आएगा वो तीसरे में पुट कर देना। अगर सेकंड थर्ड को हल करते हो तो पहले में रख दोगे, है ना। तो ऐसे करना है। चलिए हमने x और y की वैल्यू निकाली, किस में रखेंगे, तीसरे में रखते हैं। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस अल्फा, और ये हो जाएगी 4, ब्रैकेट में ये अल्फा माइनस 1 बराबर अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 माइनस ये इसको हल करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा ये 2 अल्फा, ठीक है। देखिए यहाँ से 3 अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या था, अल्फा था, ये माइनस 3 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 4
बराबर अल्फा स्क्वायर, है ना। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए क्या आता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा अल्फा स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का 3 अल्फा और यहाँ से माइनस का 2 है, देखिए यहाँ से ये माइनस का 2 इधर आएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आपको कुछ क्लिक कर रहा होगा, यहाँ से क्लिक कर रहा होगा। जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से जो हल किया था, यहाँ से ये देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, ये वही चीज़ आई है जो हमने यहाँ पे निकाला है। कहाँ गया, ये देखिए, ये वही आया है जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए निकाला था। सेम आया है, सिर्फ z बराबर 0 पुट किया, 2 को हल करके तीसरे में पुट कर दिया। ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट मेथड है। इतना बड़ा लगाने में लग रहा होगा आपको समय, है ना, जब लगाओगे तो बहुत तेजी से लगेगा। ये आपको समझाने के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो x माइनस 2 और ए अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 1 आ जाएगा बराबर 0। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से 2 और अल्फा की वैल्यू यहाँ से 1, तो हमारे पास 2 आंसर आ गए, 2 और 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ समझ में आया। मेरा एक क्वेश्चन और है, एक नया क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में मैं बनाता हूँ। ठीक है, नया क्वेश्चन क्या बना रहा हूँ, देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन ध्यान से देखिए। अल्फा बराबर 1 इसका पहला आंसर है, तो एक यहाँ अल्फा बराबर 1 आया है, 2 आया है, 2 ही आंसर आए। तो ये 1 और 2 किसके लिए आया है, कॉन्सिस्टेंट के लिए आया है। कॉन्सिस्टेंट में क्या केस था, हमने आपको बताया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये हमने क्या बताया था यहाँ पे, क्योंकि रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी जो है 2 आई है, जो कि नंबर ऑफ अननोन से कम है, और ये केसेस है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। इसका मतलब है अल्फा की वैल्यू 1 होगी या 2 होगी, दोनों के केस में इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, आप हमें अल्फा का वह मान बताइए जिसमें इस सिस्टम का जो है आपका क्या हो, आपका इसमें यूनिक कोई हमने यूनिक हल हो जाए। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले आप इसको देखिए, यहाँ पर देखिए, ये चीज़ जो है यहाँ पे रैंक ऑफ ए क्या आई है, 2 आई है ना, रैंक ऑफ 2 आई है, और यहाँ पर रैंक ऑफ सी हमने 2 बनाने के लिए इसको 0 किया था, है ना। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये हमारा आ रहा है कि क्या रैंक ए बराबर रैंक सी बराबर रैंक ए बराबर अननोन किया जा सकता है, क्योंकि रैंक ए 2 आ चुकी है, क्योंकि यहाँ रैंक देखिए, यहाँ पर कहीं पर अल्फा कुछ नहीं दिया, तो रैंक ए हमारे पास 2 है, तो कभी भी रैंक ए 3 नहीं हो सकता है। तो रैंक सी तो 3 बना सकते हैं, रैंक सी को 3 बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ से रैंक ए बराबर है 2 और रैंक यहाँ से सी कितना है, रैंक सी हमारे पास यहाँ से 3 बना सकते हैं। कब, जब ये चीज़ नॉन जीरो हो, क्योंकि ये अगर ये जीरो नहीं होगी तो इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 3 बन जाएंगे, तो इसकी 3 आ जाएगी। तो इस केस में रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा रैंक सी, और ये केस किसका केस है, नो सॉल्यूशन का। किसका केस है, नो सॉल्यूशन का केस। इसका मतलब है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल के 2 ही पॉसिबिलिटी निकल सकती है, एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन और एक दूसरा नो सॉल्यूशन का। एक तीसरा केस बचता है यूनिक सॉल्यूशन का। अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछे इसी क्वेश्चन पे कि आप हमको यह बताइए कि अल्फा का ऐसा कौन सा मान होगा कि जिसके लिए यह समीकरण यूनिक हल दे, तो ऐसा इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रैंक ऑफ ए बराबर रैंक ऑफ सी बराबर 3 नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रैंक ऑफ ए हमेशा यहाँ से कितनी आई है, 2 आ रही है। और हमने आपको एक बात और यहाँ पे बताई थी कि इसका डिटर्मिनेंट, हमने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला, वो कितना आया, 0 आ गया। तो जब डिटर्मिनेंट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही 0 आ गया, तो ए इनवर्स नहीं निकल सकता है, उसका इन्वर्स नहीं निकल सकता है। तो
हमारा यूनिक सोल्यूशन कतई नहीं होगा। तो अल्फा के किसी भी मान के लिए इसका कोई यूनिक हल नहीं होगा। तो एक ही क्वेश्चन को देखिए कितने तरीके से हमने आपको घुमा के बताया है, पेपर में कैसे भी क्वेश्चन आ जाए। यही क्वेश्चन अगर केसेस बदल देंगे तो आप परेशान हो जाओगे, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, ये देखिए। इस तीसरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे। कैसे देखते हैं इसको, कैसे हल करते हैं? प्रोसेस वही इस्तेमाल करेंगे, कुछ अलग नहीं। ठीक है, तो यहां पर लिखा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इक्वेशन दिस हैव ए सॉल्यूशन। सेम हैव ए सॉल्यूशन का क्या मतलब है? कॉन्सिस्टेंट। ठीक है, एक बात तो क्लियर है, यहां से लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 दे रखी, 1 2 3 4 केसेस है। कितना केसेस है? 4 केसेस। देखो इसको पहले क्वेश्चन, इसको हम शॉर्टकट से लगाते हैं, इसको शॉर्टकट से लगाते हैं। शॉर्टकट से लगाते हैं। शॉर्टकट में हमको पता है कि लैम्डा के 4 ऑप्शन दे रखे, इसका मतलब लैम्डा का मान होगा तभी 4 ऑप्शन है। ऐसा तो है नहीं इसमें नन ऑफ दिस दिया है, तो लैम्डा के 4 वैल्यूज दिए हैं। तो एक बात तो क्लियर है इसका मतलब है इसके सोल्यूशन को होने के लिए लैम्डा पर डिपेंड कर रहा है, और लैम्डा पर डिपेंड तभी करेगा जब बाईं ओर देखो यहाँ पर कहीं पर भी लैम्डा नहीं। देखो यहाँ पर x + y + z = 1 है ना, और यहाँ देखो लिखा है 1 2 4, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर देखो 1 4 10, इसमें भी लैम्डा नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दे रखा हुआ है। इसका मतलब 100% अगर हम आपसे कहें इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, आंख बंद करके बताओ क्या होगा? 0 होगा। और नहीं यकीन है तो हम आपको दिखाते हैं। देखो ये देखो, कहीं पर हमने देखा नहीं है, लेकिन आप हम दिखा रहे हैं इसका डिटरमिनेंट कैसे 0 हो गया। 1 1 1 1 2 4, और ये रहा 1 4 10। इसको हल करिए, देखिए इसका डिटरमिनेंट 0 ना आ जाए तो बताइए। 1 1 1, इसको हटाइए 0, ये घटा दीजिए 1 बचा, ये हो गया 3, फिर इसको इसमें घटा दीजिए 0, ये हो गया 2, और ये हो गया 6। इसको सिंप्लीफाई कर रो कॉलम का, ये 6 कम 6 3 दूना 6, 6 में 6 गया 0। ये बताइए बिल्कुल वही प्रोसेस है कि नहीं? बिना हमने हल किए हमने आपको पहले बता दिया इसका डिटरमिनेंट 0 क्यों होगा। डिटरमिनेंट 0 इसलिए 0 होगा क्योंकि अगर डिटरमिनेंट 0 ना होता तो संभावना क्या होती? आप हमको ये बताइए, डिटरमिनेंट 0 ना होता संभावना क्या होती? क्यों हमने पकड़ा? क्यों आपको क्यों सोचना है ऐसा इसलिए सोचना है क्योंकि अगर डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं होता तो इसका हल कितना होता? यूनिक हल होता। क्या होता? यूनिक हल होता। और यूनिक हल होता तो लैम्डा से कोई मतलब ही नहीं था। लैम्डा आपका कुछ भी हो, जब डिटरमिनेंट ही हमारा 0 नहीं आया तो इसका यूनिक हल हो जाएगा, यानी सोल्यूशन होगा। तो इसमें चारों में किस पे टिक लगाते? क्योंकि लैम्डा 0 के लिए, लैम्डा 10 के लिए, ये तो चारों ऑप्शन सही रहते हैं। लैम्डा क्योंकि लैम्डा पर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो लैम्डा आप कुछ भी रखो। इसीलिए हमने पहले ही पकड़ लिया, 4 ऑप्शन में सब में लैम्डा दिया था, तो इसका मतलब है 200% डिटरमिनेंट इसका कोएफिशिएंट क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यहां समझ में आई बात? तो ये इसका था बेसिक। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये बात रही बात इसकी कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट निकाला हमने इसका वो 0 आ गया, ये पहले ही पता चल गया। अब हमने रूल क्या बताया इसका, कैसे इसका डॉट शॉर्ट लगाएंगे? z बराबर इसमें 0 पुट करेंगे, z बराबर 0 पुट कर दीजिए। z बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा? x + y बराबर 1 आएगा। उधर से क्या आएगा? x + 2y बराबर आएगा हमारे पास λ²। यहां से आएगा x + 4y बराबर ये आ जाएगा λ²। तो 3 समीकरण आ गए। तो हमने रूल क्या बताया था? किन्हीं दो को हल कर लो, है ना, किन्हीं दो को क्या करो? हल कर लो, और जो भी हल आए तीसरे में रख दो, लैम्डा का मान निकालो, सीधे आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना। चलिए हल कर देते हैं। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और ये समीकरण 3। तो हम यहाँ सबसे पहले 1 और 2 को हल करते हैं। तो कैसे हल करते हैं? मान लीजिए 2 में 1 को हटा देंगे तो x कट गया, यहाँ से बचा y बराबर आ गया λ² - 1 आ गया। ठीक है, अब y की वैल्यू आ गई है, तो y की वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए क्या जाता है, तो x बराबर आ जाएगा यहाँ पे, अगर हम रख दें λ²
-1 तो ये हो जाएगा 2 माइनस लेमडा स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू आ गई। और x वैल्यू आ गई, x और y की वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे? समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ देखिए x बराबर क्या है? 2 माइनस लेमडा स्क्वायर, और ये y की वैल्यू है यहाँ से 4 इन ब्रैकेट लेमडा स्क्वायर माइनस 1 बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेमडा स्क्वायर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 माइनस लेमडा स्क्वायर 4 लेमडा स्क्वायर माइनस का 4 बराबर लेमडा स्क्वायर। इसको हल कर लीजिए तो यहाँ से देखिए ये आ रहा 3 लेमडा स्क्वायर, इसको ले इधर, ये हो गया 2 लेमडा स्क्वायर, है ना, दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से देखिए ये 2 लेमडा स्क्वायर हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म देखिए 2 और ये -4 हो गया, माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से 2 से भाग कर दी तो लेमडा स्क्वायर बराबर आ गया 1, ठीक है, और लेमडा बराबर स्क्वायर बराबर 1, तो लेमडा बराबर हो गया ±1। इसका मतलब लेमडा का मान 1 और माइनस है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। हमने आपको यहाँ पर इतना बेसिक से बताया है कि कैसे हमने यहाँ पे Z0 पुट किया, क्यों पुट किया है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो इसका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, तो 0 होगा, ये बात हमको पहले ही पता थी, है ना। और हमने ये भी पता कर लिया कि कंसिस्टेंट होने के लिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 0 हो चुका है, यूनिक तो हल से बाहर हो गया, क्योंकि जब कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स इसका 0 आ गया तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि इसका यूनिक हल नहीं होगा। तो कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दूसरा केस कौन सा बचा है? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। क्लियर है? तो दूसरा केस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का बचा, तो उसी कॉन्सेप्ट से हमने क्या किया, z बराबर 0 पुट किया, तो तीनों समीकरण बन गए, 2 को हल करके तीसरे में पुट कर दिया, सीधे लेमडा का मान निकल आया है। ये आपको ऑप्शन में सिर्फ डायरेक्ट उड़ाना है। जैसे यहीं पर आप जो है इसको यहाँ पे पेपर में कैसे करोगे, पेपर में करोगे ऐसे, इसको उड़ा दोगे, यहाँ से काट दोगे, यहाँ से काट दोगे, इसको बराबर यहाँ से लेमडा स्क्वायर रख दो, सीधे निकालो इसी से x और y, सीधे में रख दो, इसमें तो समय बचेगा, क्वेश्चन उतारने में समय बचा, उसी को उतार के यहाँ कर दिया। क्यों? समझ में बात? ठीक है। लेकिन अगर मेंस में यही क्वेश्चन अगर आपका डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो वहां पर क्वेश्चन कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस भी हम लोग समझ लेते हैं। चलिए एक एक चीज देखते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग यहाँ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालेंगे। तो C बराबर हमने बताया था, यहाँ से सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट्स क्या बनेगा, यहाँ से 1 1 1, यहाँ नोट कर देंगे 1 1 1, है ना। उसके बाद बराबर में क्या दे रखा हुआ है, इधर हमारे पास 1 आ जाएगा। फिर यहाँ देखा 1 2 4, यहाँ रख देंगे 1 2 4, और फिर यहाँ से अल्फा स्क्वायर दे रखा हुआ है। अल्फा क्या है, यहाँ लेमडा है, लेमडा रख लीजिए, कांस्टेंट है, लेमडा अल्फा कुछ भी ले लीजिए, ये लेमडा स्क्वायर कर दिया। इसके बाद क्या दिया है 1 4 10, यहाँ लिखा है 1 4 और 10, और यहाँ पे क्या दिखा है, यहाँ भी लेमडा स्क्वायर दे रखा हुआ है। इसको हम लोग देखें कैसे हल करते हैं। हमने क्या बताया था, रूल क्या बताया था, पहला एलिमेंट यहाँ 1 होना चाहिए, बाकी के दोनों को 0 बनाएंगे। तो देखिए बहुत आसान है, इसको 0 बनाने का तरीका है R1 को R2 में घटा दे, इसको 0 कराने का तरीका R1 को R3 में घटा दे। तो हम जो ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं वो लगा रहे हैं, R2 बदलेंगे R2 में R1 घटा करके, और R3 बदलेंगे R3 में R2 घटा करके। ठीक है, देखिए क्या हमारे पास बनेगा, 1 1 1 और ये 1, ये घटा दिया 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये हमारे पास लेमडा स्क्वायर माइनस क्या आ गया 1। अब इसको जब इसमें घटाएंगे, एक काम ही करिए, R3 में R2 घटाइए, R3 में R2 घटाइए, तो ये बड़ा बड़ा घट जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा लेमडा में लेमडा स्क्वायर गया है 0 आ गया। बात समझ में आई? ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, हमने रूल क्या बताया था, 1 के नीचे 1, इसको 1 बनाएंगे तो 1 पहले से था, उसके नीचे के दोनों एलिमेंट हमारे 0 होने चाहिए। तो देखिए हमने इसको भी 0 बना दिया, इसको भी 0 बना दिया, दोनों 0 हो गए। उसके बाद हम यही जो काम किया है इस काम को दूसरी रो के हिसाब से करेंगे। तो यहाँ का एलिमेंट 1 बनाएंगे और उसके नीचे का 0 बनाएंगे, तो 1 तो पहले ही मिल गया, तो इसके नीचे को 0 कैसे बनाएंगे,
तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसको R2 को अगर 2 से गुणा करके इसमें घटा तो 0 हो जाता है। तो यानी हमारा जो ऑपरेशन है वो R3 बदलेगा कैसे, R3 में 2R2 घटा करके। देखिए क्या आता है हमारे पास, आता है 1 1 1 सेमीकोलन 1, ये हो गया 0 1 3 और ये लैम्डा स्क्वायर। इसको इसमें घटा दीजिए, 0 2 से गुणा करके ये 0 हो गया, ये 2 3 6 0 हो गया, और यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो 2 और ये लैम्डा स्क्वायर -1 और बाहर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब दिमाग लगाना है। दिमाग क्या लगाना है, एक बात बताइए, ये चीज़ जो रिजल्ट है ये हमारा है क्या, इसको हम लोग बोलते हैं AC, B, C नहीं B है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इतना जो लिखा है ये हमारा A है और ये पूरा है C, ये पूरा, क्योंकि ये C के बराबर है। तो एक चीज़ बताइए, इस A को देखिए, इतना A जो लिखा है इसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 1 2, इसमें सारे एलिमेंट 0। देखिए यहाँ से 1 दिख रही है, 2, सिर्फ 2 ही रो ऐसी दिख रहे हैं जो नॉन जीरो हैं। तो इसकी रैंक कितनी हुई, रैंक A कितनी हुई, रैंक A कितनी हुई, यहाँ से 2 हो गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब आप हमको एक बात बताइए, अब C की रैंक कितनी होगी, C की रैंक कितनी होनी चाहिए कि इसका सॉल्यूशन संभव है। तो एक ही केस है, आप एक चीज़ बताइए, पीछे हमने प्रॉपर्टी जो आपको पढ़ाई थी इसको देखिए, इस केसेस में कंसिस्टेंट के 2 केस हैं, दोनों केस में रैंक C बराबर रैंक है, रैंक C बराबर रैंक है, दोनों केसेस में है। क्लियर, जब दोनों केसेस में है तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं रैंक A बराबर क्या है, 2 है। तो एक बात बताइए, रैंक C कितना होना चाहिए, रैंक C कितना होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे रैंक C भी हमारा 2 होना चाहिए। इसका मतलब है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी होनी चाहिए, C की 2। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रो हो गई, एक ये दूसरी रो हो गई, अब ये तीसरी रो के सारे एलिमेंट 0 होंगे, तभी तो C की रैंक कितनी होगी, 2 होगी। कितनी होगी, 2 होगी ना। तो रैंक C की रैंक जो है 2 कब होगी, जब इसका तीसरा रो 0 होना चाहिए। तीसरे रो में देखिए ये 0 ये 0 ये 0, इसका मतलब ये है इस एलिमेंट को क्या होना पड़ेगा, 0, तभी तो C की रैंक 2 आएगी। और जब इसको 0 करेंगे तो -2 ब्रैकेट में लैम्डा स्क्वायर -1 बराबर 0 करेंगे रैंक 2 के लिए, तो लैम्डा स्क्वायर बराबर 1 और लैम्डा बराबर +-1। ठीक है, तो लैम्डा बराबर +-1 आ गया है, इसीलिए इसका आंसर +1 और -1 आया है। तो ये देखिए, इसको लगाने का तरीका, अगर डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो आप मेंस में आप इसको ये कर सकते हो। अगर आपका जो है प्री में अगर आता है तो प्री में उड़ाने का तरीका हमने बता दिया आपको। Z बराबर 0 पुट करके किन्हीं 2 को हल कर लीजिए, तीसरे में पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब एक बात और हमको बताइए, यहाँ पर ये जो आया आंसर आया है, रैंक A बराबर है रैंक C के, वो बराबर कितना, 2, और ये चीज़ है लेस है नंबर ऑफ अननोन, नंबर ऑफ अननोन्स, नोन्स मतलब वेरिएबल n, वेरिएबल यहाँ पर कितने, 1 2 3 XYZ। तो ये केस कौन सा है, जब रैंक A बराबर रैंक C हो और नंबर ऑफ अननोन से कम हो दोनों, तो ये होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का। इसका मतलब है लैम्डा बराबर 1 और ये -1, ये जो दोनों आंसर आए हैं, ये जो दोनों आंसर आए हैं, इस दोनों वैल्यू पर जो हमारा ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये सोल्यूशन हमारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन देगा। इसका मतलब है कि इन तीनों समीकरण अगर लैम्डा 1 रख देते हैं तो इन तीनों को हल करेंगे तो उसका केसेस है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस का, और -1 लेते हैं तब भी। मेरा क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका जवाब आप सोचिए पहले। कैसे सोचोगे, फिर से देखो, सोचिए। मेरा जवाब ये क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि लैम्डा का ऐसा मान बताइए, लैम्डा का ऐसा मान बताइए कि इसका कोई भी हल ना हो, लैम्डा का ऐसा मान बताइए इसका कोई भी हल ना हो, तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा बराबर, देखिए लैम्डा बराबर यहाँ पे 1 आया है और
माइनस बना है, इन दोनों पर कितने सोल्यूशन दे रहे हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन दे रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तो दूसरा एक केस और बचा है, कौन सा केस बचा? नो सोल्यूशन का। कौन सा बचा है? नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन का इसलिए बचा है क्योंकि यूनिक सोल्यूशन केस तो पहले ही फेल हो चुका है, तो बचा हमारे पास नो सोल्यूशन का। इसका मतलब ये है कि लैम्डा की वैल्यू 1 और -1 को छोड़ करके बाकी कोई भी वैल्यू आप यूज करोगे तो उसके लिए नो सोल्यूशन का केस होगा। तो हम आपसे पूछते हैं लैम्डा का कौन सा मान के लिए होगा, तो उसका आंसर होगा R में से हम 1 और -1 घटा देंगे। इन लैम्डा के इन मानों के लिए इसका कोई हल नहीं होगा। ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से बनाया है, पेपर में रटा रटाया आगे आपने कर दिया तो क्या रट के गए कर दिया, अगर चेंज कर दिया तब क्या करोगे, है ना। तो आपको पूरा प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। आज का जो टॉपिक हमारा जो चल रहा है सिर्फ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स पे चल रहा है। देखिए कितना बड़ा टॉपिक है और कितनी बेसिक चीज़ें इसमें छिपी हुई हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। एक एक चीज़ समझिए क्या हमने आपको समझाया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे लगेगा इसको हम समझते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, लिखा गया है क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। लिखा है x1 + 2x2 + x3 = 3, 2x1 + 3x2 + x3 = 3। ये हमारे पास 3 समीकरण दे रखे हुए हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का। लिखा है एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। अगर हम आपसे कहें, अगर यहाँ एक क्वेश्चन हम आपसे पूछें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो आप सोचिए, इस वीडियो को पॉज करके सोचिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा जो ऐसे ही बिना लगाए हम बताएंगे कि ये नहीं, कौन सा ऑप्शन। देखिए कौन सा होगा, ये वाला एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में 3 ही तो संभावनाएं होती हैं, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ये तीसरा कहाँ से पैदा हो गया? ये तीसरा ऐसे ही उड़ा देंगे। इसका मतलब है अब यही बात आ गई। अब तुक्का लगाने की बात होगी तो इसमें एक बी सी डी नहीं लगाओगे, बी तो आप छोड़ दोगे ना, आप तुक्का किस पे लगाओगे? ए सी और डी पर लगाओगे, इन तीनों में लगाओगे, ना कि बी पे लगा के चले हो। बी तो आपको ऐसे बता रहा है कि बी का सोल्यूशन नहीं होगा, तो आपको तुक्का भी लगाना है तो 3 पे लगाना है, तो आपके विनिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसको देखिए, ये हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन। सबसे पहले इसको हम किससे यूज करते हैं? इसको हम लोग शॉर्टकट से देखते हैं, शॉर्टकट से कैसे लगेगा। एक बात बताइए, इसमें a बराबर क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगा वो बताइए। पहले तो यहाँ से बता 1 2 1 1 2 1 और यहाँ से 2 3 1 2 3 1 और यहाँ से 3 5 2 3 5 2। ये हमारे पास क्या है, a आ चुका है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है, a बराबर आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करेंगे, वो हम डायरेक्ट यहाँ से निकालते हैं। चलिए करते हैं। यहाँ से देखिए 1 2 1 दिया है ना, तो देखिए 1 2 1 लिख दिया। पहली रो को इसमें घटा दो, 2 से गुणा करके 0 हो गया, 2 दूनी 4 ये -1 आ गया, 2 1 कम 2 ये -1 हो गया। अब 3 से गुणा करके इसमें घटाएंगे तो ये 0 हो गया, और 3 दूना 6 ये -1 हो गया, 3 1 कम 3 ये -1 हो गया। ये बात समझ में आई? आपको दिख रहा होगा ये वाला इसके क्या है, इसके बराबर है, तो इसका मान सीधे 0 हो गया। तो हमें इतना पता चल गया कि डिटरमिनेंट इसका 0 आ गया है। एक बात बताइए, किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होती है इसका डिटरमिनेंट 0 हो जाए तो इसका मतलब है ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन नहीं होगा, यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, नहीं होगा। अब यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा तो एक तो पहले तो ऐसे ही चेक कर चुके थे, इसका मतलब सी आंसर भी हम इसको काट चुके हैं।
अब हम तुक्का लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, ए पर लगाएंगे या तो डी पर लगाएंगे। अब हम चेक करेंगे, चेक करने का तरीका क्या है, रूल हमने आपको बताया था कि इसका हम देखो अब दो ही पॉसिबिलिटी बची, या तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा और या तो इसका नो सोल्यूशन होगा। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा तो कैसे पता करेंगे, देखो इसमें एक वेरिएबल जीरो, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जीरो कर देते हैं, ये x3 जीरो कर देते हैं। देखो x3 जीरो कर दो चाहे x2 जीरो कर दो और फिर दो को हल करके तीसरे में रखो, अगर सेटिस्फाई कर गया तो इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो नो सोल्यूशन केस हो गया। बस एक लाइन का बचा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या जीरो कर दें इसमें, चलिए इस बार x2 जीरो पुट करते हैं, x2 जीरो पुट कर देंगे तो क्या बचेगा, x1 प्लस x3 बराबर 3 और यहाँ से आ गया 2x1 और प्लस x3 बराबर 3 और नीचे से आ गया 3x1 2x3 बराबर। अब इसमें से दो को हल कर लीजिए, है ना, ये दो को हल कर लीजिए, बाकी अपने आप हल हो जाएगा। तो ये 1 2 और ये 3, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड में पहला घटा दीजिए, तीन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा x1 बराबर 0। क्या आ गया, x1 बराबर 0। अब x1 बराबर 0 तो अब यहाँ रख देंगे तो x3 क्या आ जाएगा, x3 हमारा 3 आ जाएगा। ठीक है, x1 0 आ गया और x3 3 आ गया। अब इन दोनों की वैल्यू को तीसरे समीकरण में रखिए, क्या देखिए सेटिस्फाई कर रहा, इसमें रख के देखिए तो 3 × 0 2 × 3 बराबर 1, तो 6 बराबर क्या 1 होगा, कतई नहीं होगा। इसका मतलब ये है अगर इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन होता तो ये जो हल आया तीसरे को सेटिस्फाई करता। तो इसका मतलब ये है कि ये तो दोनों कट चुके थे, तो बचा था इनफाइनाइटली मिनी सोल्यूशन का, नो सोल्यूशन का। अगर इनफाइनाइट सोल्यूशन होता तो ये सेटिस्फाई कर जाता तीसरे को, तो नहीं किया, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारा डी आंसर। तो ये भी हमारा सीधे खत्म हो चुका है। ठीक है, तो 3 आंसर हमारे गायब हो चुके, सीधे एक आंसर डी आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। लेकिन अगर ये मेन में अगर आ जाता है तो कैसे करोगे, फिर से यहाँ पर हम सीखेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करके इसको हल करते हैं, देखते हैं इसको। जितना आप ज़्यादा सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा आपको ये सब चीज़ें आएंगी। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। इसका C बराबर, हमको पता है C बराबर होता है A सेमीकोलन B। अब यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा 1 2 1 1 2 1 और राइट साइड में यहाँ से हो जाएगा 3 और फिर 2 3 1 2 3 1 और ये बराबर हमारे पास आ गया 3। फिर उसके बाद 3 5 2 3 5 2 और ये हमारे पास राइट साइड में 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस लगाएंगे हम लोग। क्या करेंगे, इस देखो यहाँ पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, है ना। उसके बाद इन दोनों को 0 बनाएंगे, रूल तो आपको याद आ रहा होगा। इसको पहले को 1, बाकी इन दोनों को 0 बनाएंगे, फिर इसको 1, फिर इसको 0 बनाएंगे, है ना। यही रूल करते हैं यहाँ पर। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आ रहा है, ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं, R1 R2 में 2R1 घटा करके। चलिए 1 2 1 3 घटाइए, हो गया 0, 2 से गुणा करके 2 से गुणा किया, ये आ गया -1। ठीक है, क्लियर इतना, है ना। 2 दूनी 4 माइनस, ये 2 से गुणा किया यहाँ से, ये भी -1 आ गया, ये 2 3 6 माइनस का 3 आ गया। ठीक है, अब यह करिए इसको यहाँ पे इसको 0 करना, 3 को, तो 3 को 0 कैसे करेंगे, इसको 3 से गुणा करके घटा दीजिए R3, यानी R3 भी बदल दीजिए। इसी तरह से R3 में 3R1 घटा दीजिए, घटाइए करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 दूना 6, ये -1 आ जाएगा, और ये 3 1 कम 3, ये -1 आ जाएगा, और ये 3 तरफ का, इसको 3 से गुणा करिए, 3 तरफ का 9, ये -8 आ जाएगा, है ना। ये क्या आ जाएगा, देखो -8 आ जाएगा। अब ये देखिए हमने क्या कहा, इसको 1 बनाइए, बाकी 2 0। अब हम इसको 1 बनाते हैं, नीचे वाले को 0 बनाते हैं, तो 1 बनाने की जरूरत नहीं है, इसको बेसिक 0 बनाना है। तो डायरेक्ट जब 0 हो रहा है तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं, बना सकते हो माइनस से गुणा करके, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं। इसको करिए, इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम क्या करेंगे, इसको सीधे घटा देंगे, सीधे आंसर हमारा आ जाएगा। यानी R3 बदल रहा कैसे, R3 में R2 घटा करके।
तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 1 2 1 3 0 -1 ये -3 घटा देंगे 0 0 0 ये घटा देंगे तो माइनस का 5 आएगा, -5 आएगा। ये आ गई है ए और बी, ये बराबर सी के। अब यहाँ बताइए हमको, इसको देख के बताइए क्या है, ए है और ए की रैंक कितनी है बताओ जल्दी देखो। एक नंबर ऑफ नॉन जीरो 1 और 2, तो रैंक ऑफ ए कितना है, यहाँ से रैंक ऑफ ए कितना है 2। और सी को देखो, सी को देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है 1 2 3। देखिए इसमें सारे जीरो नहीं, देखिए -5 बच गया, तो इसको नॉन जीरो रो काउंट करेंगे, इसको भी नॉन जीरो रो, इसको भी नॉन जीरो रो। तो रैंक ऑफ सी कितनी है, रैंक ऑफ सी कितनी है, वो 3 है। और हमने बताया है रैंक ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी। और ये केस कौन सा केस है, ये केस है नो सोल्यूशन का। कौन सा केस है, नो सोल्यूशन का। ये हमने शुरू में ही आपकी थ्योरी में हमने इसको एक्सप्लेन किया था, ये देख सकते हो। रैंक ऑफ सी डज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए, इनकंसिस्टेंट होगा और नो सोल्यूशन का केस है, ठीक है। तो ये देखिए, देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो हमने आपको देखिए इसका शॉर्टकट भी बताया, किस तरह से इसको हम डायरेक्ट करेंगे, और इसका देखिए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से भी लगाया। तो आप चाहे इसका शॉर्टकट, अगर आप चाहे इसका प्री में आ जाए तो भी आप इसको उड़ा सकते हो, और मेंस में आ जाए तो भी कर सकते हो। ये पीजीटी परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को चलो, ये पीजीटी परीक्षा 2010 में है, पूछा गया है इसका एक हल क्या होगा। तो इसका एक प्रोसेस बहुत अच्छा होता है, शॉर्टकट से हम इसको उड़ाते हैं। शॉर्टकट का क्या तरीका होता है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन वैल्यू को रख करके चेक कर लेंगे। चेक करने का तरीका क्या होता है, देखो इसको यहाँ z बराबर लास्ट वाला पुट रखो, तो z बराबर रखो 3, ये -3 आ गया, तो इधर हो गया 5, इधर हो गया 5। अब इसमें रखिए 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 1 6 7। ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये आंसर कट गया, खत्म हो गया। इसको रख के देखिए, अब यहाँ z बराबर क्या है 3 है, 2 रखिए यहाँ, ये इधर आ गया 4 हो गया, तो इधर याद रखिए 4 है। अब 3 और -1 रखिए, 3 तरफ का 9 और ये -1 कहाँ, ये क्या 9 में 1 गया, कितना आ जाएगा 8। इधर हमारा 4 है और इधर हमारा 8 है, तो इसका मतलब है कि ये भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, खत्म हो गया। अब ये लास्ट वाला देख लीजिए, 3 और 2, 1 रखिए, इसमें 1 रखेंगे तो इधर आ गया 2 1 3 हो गया, तो राइट साइड में 3 हो गया। अब यहाँ रखिए, देखिए 3 तरफ का 9 और ये 2 9 2 11, इधर हमारा कितना आ रहा था 3, इधर 11, तो ये भी आंसर नहीं, सीधे आंसर बी इसका करेक्ट हो जाता है। रख के देख लीजिए, 3 रखिए, 3 रखेंगे उधर 5 हो गया। अब रख के देखिए 2 3 6 और ये -1, ये हो गया 5 हो गया ना, इधर 5 इधर 5, इसमें रख दे, देख लीजिए 3 रखेंगे तो ये हो गया 3 3 कट गया, हो गया 0। इसका मतलब इन दोनों को रखने पे 0 आ जाएगा, तो x बराबर 2 और ये माइनस, ये क्या आ जाएगा -2, तो ये 2 - 2 0 हो गया, 0 बराबर 0, सेटिस्फाई कर गया अभी आंसर। तो ये हो गया हमारा पुटिंग मेथड। क्या हो गया, पुटिंग मेथड, इसको रखा, आंसर उड़ा दिया। लेकिन इसको अगर हमें हल करना है तो किस पैटर्न से हल करेंगे, किस पैटर्न से हल करेंगे वो हम देखते हैं। इसका पैटर्न है ax बराबर b, ठीक है, ax बराबर इसका b होगा, ये सिस्टम ऑफ न्यूमेरिक क्वेश्चन, और x बराबर क्या होगा a इनवर्स b, ये इसका हल होगा, सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें चाहिए a इनवर्स, और फिर उसके बाद उसका b से प्रोडक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए a बराबर हमारे पास क्या दे रखा हुआ है 3 3 1 -1, और यहाँ से 1 2 1, और ये है -1 और ये 1 और ये 4, और x बराबर क्या दे रखा हुआ है x y z, और b बराबर क्या दे रखा हुआ है 2 3 9, ठीक है, ये हमारे पास दे रखा हुआ है। तो हमें सबसे पहले निकालना होगा a इनवर्स। क्या निकालना होगा a इनवर्स, और a इनवर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे b से। किससे कर देंगे, b से कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो a इनवर्स का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है एडजॉइंट a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ, तो ये चीज़ हमें निकालना है। तो यहाँ पर हमें
एडजॉइंट सही है, एडजॉइंट के बाद फिर हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना, उससे हमको भाग दे देना तो हमारा ए इनवर्स निकल जाएगा। फिर उसको ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, तो सीधे हमारा आंसर आ जाएगा एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको आपको घर पे करना है, ये हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि एडजॉइंट ए सिर्फ इंटर लेवल पर है। यहाँ पर आपको क्या करना, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालनी है, उसका ट्रांसपोज कर देना है, उसी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये कोई हमको इसमें कोई नई चीज़ नहीं बतानी है जो इसको हम सॉल्व करें। जो अभी आगमेंटेड मैट्रिक्स था वो थोड़ा नया था, बीएससी का पार्ट था, वो थोड़ा कठिन था, है ना। तो इसको आप जो है आप इंटर की बुक लेकर के उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, किस तरह से हल करना है वो बहुत बेसिक चीज़ें हैं आपको। हाँ, एडजॉइंट है 3/3 का निकालना शॉर्टकट, ये मैं जरूर सिखा सकता हूँ। ये कैसे सिखा सकता हूँ, इसको मैं दिखा सकता हूँ एडजॉइंट कैसे निकालते 3/3 का शॉर्टकट से। ये देखिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। जैसे सपोज करिए मेरे पास ए दे रखा हुआ, तो लिख ए का जो भी वैल्यू है नोट कर दीजिए, 3 1 -1 और ये 1 2 1 1 2 1 और फिर ये है -1 1 और 4। ठीक है, 1 2 1 और 3 1 -1, ये हो गया। अब इसका रूल क्या है, आपको क्या करना है, पहली 2 रो को उसके नीचे उतार देना है या पहले 2 कॉलम को दाहिनी तरफ उतार। 2 ऑप्शन है, या तो इन दोनों रो को नीचे उतार दीजिए या दोनों कॉलम को इधर नोट कर दीजिए। एक काम करना, चलिए हम यहाँ C1 और C2 को हम इधर नोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 1 -1 और 1 2 1 2 1, इतना कर देंगे। यानी C1 और C2 को हूबहू यहाँ उतार दिया। अब जब हम C1 C2 उतार देंगे तो R1 और R2 को हूबहू उतारेंगे, वो क्या होगा 3 1 -1 3 1, ये हो जाएगा। फिर ये 1 2 1 1 2। ठीक है, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद पहली रो और पहली कॉलम को गायब कर देंगे। अब यहाँ पर सीधे हम एडजॉइंट लिखने वाले हैं, सीधे एडजॉइंट निकलेगा इसका। कैसे देखें, इसका हम गुणा करेंगे, चलेंगे रो वाइज। देखिए पहली कॉलम को बनाने के लिए पहली रो के गुणा करेंगे, यानी 4 दूनी 8 और 1 गया 8 में 1 गया आ गया, यानी इन दोनों गुणा किया, यानी इसका गुणा किया, 4 दूनी 8 1 गया, यहाँ 7 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करिए -1 और ये -4 हो जाएगा, तो ये माइनस का 5 यहाँ नोट कर दीजिए। फिर यहाँ से 1 और ये 2 कितना हो जाएगा, 2 ए प्लस का और 1 1 3 यहाँ नोट कर दीजिए। इसका गुणा इससे कर दीजिए, ये -1 -4 ये आ जाएगा हमारे पास -5 नोट कर दीजिए। फिर इसका 4 3 12 और ये +1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, 12 में 1 गया 11। इसके बाद इसका गुणा कर दीजिए -1 और -3 -4। फिर इसके बाद इसका गुणा कर दीजिए, इसका 1 से गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे, तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर इसका गुणा कर दीजिए -1, यहाँ से गुणा इसका कर दीजिए, है ना, तो ये -1 और -3 -4। ठीक है, इसमें 3 दूना 6 और 1 ये 5 आ जाएगा। तो डायरेक्ट जो है ये 3/3 का एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट होता है, ये इसका प्रोसेस होता है। चलते हैं, देखिए इसमें चलेंगे रो वाइज, नोट करेंगे कॉलम वाइज। अगर इसमें कॉलम वाइज चलते हैं तो नोट करेंगे रो वाइज। तो ऑप्शन आपके पास है, चॉइस आपके पास है, किस तरह से आप नोट करते हो। तो ये हमारे पास आ गया, इसका एडजॉइंट है। क्या आ गया, एडजॉइंट आ गया। तो ये था इसका एडजॉइंट निकालना। बाकी आपको प्रोसेस जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर शॉर्टकट आ गया तो एडजॉइंट इस तरह से हम निकाल सकते हैं। 2/2 का भी देख लो, उसका भी मैं समझा देता हूँ। सपोज करिए मेरे पास कोई 2/2 का कोई मैट्रिक्स है, ये देखिए 1 2 4 6 ये दिया है। हम आपसे कहें इसका एडजॉइंट निकालिए, तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, जो मेन डायगोनल है उसको आपस में इंटरचेंज कर दोगे। जैसे यहाँ 1 और 6 दिया तो आपस में बदल दो, 6 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दिया। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसमें माइनस से गुणा कर दो, उनका चिन्ह बदल दो। तो 2 प्लस का है तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, 4 प्लस का है तो ये माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकाला जाता है। इसका यूज क्या है, इसका यूज हम इसलिए बोल रहे हैं, यूज ये है कि अगर मेरे पास a बराबर 4 3 यहाँ पे 2 और यहाँ पे मान लीजिए 2 दिया है। अगर हम आपसे कहें इसका a इनवर्स निकालिए, तो सूत्र होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। आपको कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट निकालना। 4 दूनी 8 3 दूनी 6, इसका 2 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो 1/2 हो गया इसका। ठीक है, 2 लटका दिया।
एडजॉइंट निकालना तो 2 ऊपर भेज दिया, 4 नीचे लिख दिया और मेन डायगोनल को माइनस से गुणा कर दिया, -3 हो जाएगा ये हमारे पास -3 हो जाएगा और ये माइनस का 2, तो इसको 2 को अंदर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1, ये माइनस का 3/2, ये माइनस का 1 और ये 2, ये इसका ए इनवर्स निकल आया। किस मैट्रिक्स का? इसका। तो यूज बहुत है, आपको शॉर्टकट पकड़नी है, बेसिक सीखना है, कंपटीशन निकालना तो इन पर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप निकाल नहीं पाओगे। एडजॉइंट जैसे निकालता वो तो आना ही चाहिए, लेकिन अगर एमसीक्यू अगर आ जाता है डायरेक्ट करना तो ये हम अप्लाई करेंगे। ठीक, चलिए ये अगला क्वेश्चन है, देखिए तब तक इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगता है, इसको आप चेक करिए, देखिए किस तरह से लगता है ना। तो आपने देख लिया होगा इस क्वेश्चन में क्या करना है, फिर से वही लगाते हैं, इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से देखते हैं क्या होगा, अपना बेसिक सीख लेते हैं उसके बाद देखते हैं। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। सी बराबर यहाँ से हमारा बन जाएगा ए और ये बी, ठीक है। क्या है? -2 1 1 -2 1 1 और ये हमारे पास ए है राइट साइड में, 1 -2 1 1 -1, यहाँ से 1 -2, यहाँ से देखिए 1 -2 और ये है 1 और ये बी, यहाँ से दिया है 1 1 -2 1 1 -2 और ये सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हमने क्या बताया था, ये पहला वाला एलिमेंट 1 होगा तो थोड़ा आसान हो जाता है घटाने जोड़, क्योंकि इसको हम 0 बनाएंगे तो इसको 2 से गुणा करके नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन गलत होता है। किसी दूसरे रो में उस रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके नहीं किया जा सकता, रूल गलत होता है, ये गलती आप लोग मत करिएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको 1 बनाने के लिए क्यों ना हम, एक तरीका है इसको 3 से गुणा करके इसमें जोड़ दें, तो लेकिन इसको जोड़ेंगे तो इधर हमारे एलिमेंट बढ़ जाएंगे, तो वो काम काहे करो, एक काम करो ना, R2 को R1 में बदल दो, यानी हमारा यहाँ काम है R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दो, बस काम हो गया, बन गया हमारा 1 -2 1 और ये हो गया B, ये आ गया -2 नीचे आ गया 1 1 और ये हो गया A, बाकी वैसे ही नोट कर दो, ठीक है। सिंपल था, R1 और R2 को आपस में बदल दिया। आगे देखिए क्या करते हैं, आगे यहाँ पे अब इसको 0 करने के लिए हम क्या करें, R1 को 2 से गुणा करके R2 में जोड़ दें, यानी R2 बदलेंगे R2 में 2R1 करके, ठीक है। इसको जोड़ लिखिए 1 -2 1 B, 2 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसको 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, तो ये 1 -4 -3 हो गया, 2 से गुणा किया 3 हो गया, ये 2 से गुणा किया A + 2B हो गया। अब इसको घटा दीजिए, इसमें किसको घटाएंगे, R1 को R3 में, यानी R3 जो बदल रहा है R3 में R1 घटा करके, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, इसको घटाएंगे तो ये -3 और यहाँ से इसको घटा देंगे तो C -B, ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए बचा कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सा बचा है इसमें। यहाँ पर देखिए, अगर हम R2 को R3 में जोड़ देते दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो 1 -2 1 B, ये हो गया 0 -3 3 A + 2B। यहाँ पे जो हम ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 में R2 जोड़ करके, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 0, ये 0 ये 0, और यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, यहाँ पर मिलेगा, ये जोड़ेंगे तो B ये कट जाएगा ना, देखिए ये A + B + C आ रहा है, A + B + C है ना, A + B + C ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आया है A और ये B, C बराबर। अब यहाँ से दिमाग लगाइए, A का रैंक कितना है, रैंक ऑफ A कितना है, 2, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में बोला क्या गया है, क्वेश्चन में बोला है
कि नो सोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या होगा। यहाँ देखिए लिखा हैव नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन कब होगा, जब यहाँ पे a प्लस बी, देखो यहाँ से, जब a प्लस बी प्लस सी 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो रैंक ऑफ a 2 है, रैंक ऑफ c 2 है, 2 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा, सपोज करिए ये 0 हो गया, तो रैंक ऑफ a भी 2 और रैंक ऑफ c भी 2, और जब दोनों की रैंक बराबर हो जाती हैं तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे वो यूनिक हो और चाहे वो इनफाइनाइट हो, क्योंकि 2 ही केस हमने बताया था। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि हमें नो केसेस का हमको केसेस चाहिए, तो नो सोल्यूशन का केस एक ही होगा कि ये जो हमारा तीसरा वाला एलिमेंट 0 नहीं होगा तो हमारी ये वाली नॉन जीरो रो बन जाएगी, तो रैंक सी जो हमारी 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। और रैंक इस केसेस में जब a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारे पास यह रैंक जो है, रैंक ऑफ सी जो है वो 3 हो जाएगी, और जबकि दोनों बराबर नहीं है, यानी यहाँ से रिजल्ट निकल आ रहा है रैंक ऑफ सी डज नॉट इक्वल रैंक ऑफ ए। जब ये केस होता है तभी हमारा नो सोल्यूशन का केस होता है। तो a प्लस बी प्लस सी डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस पे मत लगा देना a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अगर इस पे लगा दिया तो हमारा सोल्यूशन फिर ये हमारा चला जाएगा उसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन चला जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा। तो कैसे हमने लगाया इसको आप देखिए। ठीक है, क्वेश्चन और भी है इसमें, क्वेश्चन इसमें अभी 2 क्वेश्चन और बचे, एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है और एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक क्वेश्चन ये है, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पीजीटी 2004 में पूछा गया है, इसके आगे वाला 2011 में पूछा गया है। तो दोनों को नोट कर लीजिए, दोनों को में क्या लगाना है, कैसे करना है, प्रोसेस हमने आपको समझा दिया है, बिल्कुल सिंपल सा था, है ना। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर हो गया है। तो आप लोग जो है इस पूरे वीडियो को देखिए। अगले लेक्चर में जो है हम इन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे, और ये जो हमारा देखिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो आइगन वैल्यू है, इसकी पूरी डेफिनेशन देखिए, आप दिख रहा होगा डेफिनेशंस वगैरह। तो डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, है ना, अगले वीडियो में कैसे सारी चीज़ें आती है। तो आपको अगर जानना है, सीखना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और जो हमने आज का टॉपिक जो डिस्कस किया है, इसमें अगर आपको कोई भी अगर ज़रा सा भी दिक्कत हो थ्योरी से या उसकी परिभाषा से, आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें।